आज क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर के बारे में पढ़ना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा ग्लोब। पिछले अध्याय में हमने क्या पढ़ा? पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यानी पृथ्वी ध्रुव पर थोड़ा सा चपटी है इस साइड, ठीक है। मध्य भाग में थोड़ी उभरी हुई है इस तरह। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है, ठीक है, जो एक वास्तविक प्रतिरूप दिखता है, जैसे पृथ्वी के जैसा दिखता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भारत, ये अफ्रीका, ये मेडागास्कर, ये ऑस्ट्रेलिया। ग्लोब बड़े ग्लोब हो सकते हैं, छोटे भी ग्लोब हो सकते हैं। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनकी सही आकार में दिखाया जाता है। यहाँ आप देखिए, सबका एक एरिया वाइज देश, महासागर, महाद्वीप सब दिखाया गया है ना, उसके जो आकार में है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। बात सही है। अगर ये बिंदु को डिनोट करते हैं तो क्या इसका कुछ खासियत कुछ पता नहीं चलेगा ना। इसी के लिए अब हम लोग क्या देशांतर और अक्षांश के बारे में समझेंगे, जो पृथ्वी का किसी भी पार्ट पर या किसी बिंदु को कहाँ उसका लोकेशन है वो हमें जानकारी मिलता है। कि आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। यहाँ आप देखिए, ये यहाँ पर है, यहाँ पर ये एक अक्ष है ना। इसी तरह जो अर्थ है, इस काल्पनिक रेखा इसको माना जाता है अक्ष ना, जो इस तरह से हल्का सा झुका हुआ है और सूर्य के चारों ओर चक्कर मार लगाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ऊपर की ओर नॉर्थ पोल, नीचे की ओर साउथ पोल। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। अभी बताया ना, काल्पनिक रेखा है। अब कोई स्थिर चीज़ ऐसे रह सकती है, बट जब मूवमेंट करेगी, घूमेगी, तो हल्का सा तिरछा होकर ही घूम पाएगी। इस वजह से ये पृथ्वी भी थोड़ी झुकी हुई प्रतीत होती है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी ये ग्लोबों के बीच से ऐसे, ठीक है, बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। विषुवत वृत्त यानी पृथ्वी के दो भागों, बराबर भागों में, ये रहा, ये अर्थ हो गया, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रहा है, मतलब ये गोला को बीच से काट रहा, हाफ हाफ ना, ऊपर वाला को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला को दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर आधे भाग होते हैं, 50% ऊपर, 50% नीचे, ठीक है। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त ना, इसी को हम लोग विषुवत रेखा भी पढ़ते हैं, जब किसी मैप पे जब ड्रॉ किया जाता है। तो विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों
को अंश में मापा जाता है। अक्षांश ना, लेटीट्यूड, अक्षांश यानी लेटीट्यूड हो जाता है ना, जो कि ये विषुवत इस तरह से होता है, इसी के समानांतर ऐसे जाएगा ऊपर तक, यहाँ तक ये ध्रुव है ना। देखिए 20 डिग्री उत्तर, 40 डिग्री उत्तर, 60 डिग्री उत्तर, 80 डिग्री उत्तर, और ये जो पॉइंट है ये 90 डिग्री उत्तर है। ठीक है, इसी तरह दक्षिण यानी साउथ में जाता चला जाएगा ना। ये 0 डिग्री है, 0, 20, 40, 60, 80, 90। ठीक है, विषुवत शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। अभी बताया ना यहाँ पर 0 डिग्री यानी 0 डिग्री ना। बाकी ऊपर जाएंगे तो ऊपर का उत्तर लिखकर स्टार्ट होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, इस तरह से 90 डिग्री तक जाएगी। 90 डिग्री एक्चुअल में वो बिंदु है ना, ध्रुव बिंदु, उत्तर में, नॉर्थ में, और नीचे साउथ में ना 90 डिग्री। चूँकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, यानी 1/4 ना, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 ना, 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है ना। यानी ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ हो गया और 90 डिग्री साउथ। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है ना। अगर उत्तरी अक्षांश है तो उत्तर ऐसे लिखा है हिंदी में, इंग्लिश में नॉर्थ ना, दक्षिणी के लिए ये साउथ। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील कहाँ, दक्षिण अमेरिका ना, में बेलो होरिजोंटे दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री अंश पर स्थित है, लेकिन महाराष्ट्र में जो है चंद्रपुर ये 20 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तर में है, और जो ब्राज़ील वाला है 20 डिग्री साउथ में है। ठीक है, ये देखिए चंद्रपुर उत्तरी अक्षांश और बेलो होरिजेंटे 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे स्थित है। यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, आपने अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण माप कर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। ये टेलीस्कोप की सहायता से होगा ना। ये देखिए पृथ्वी हो गया, बीच से कोई विषुवत वृत्त जो कि 0 डिग्री हो गया, और यहाँ से 23.5 डिग्री उत्तर जो हुआ इसको कर्क रेखा कहते हैं। इसी तरह जो दक्षिण में ऐसे गया 23.5 डिग्री, इसको मकर रेखा कहते हैं। फिर यहाँ 62.5 डिग्री जो गया इसको क्या उत्तरी ध्रुव वृत्त कहते हैं। इधर से 62.5 डिग्री 66.5 डिग्री दक्षिण गया दोनों तरफ, तो ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहते हैं ना। और यहाँ पे जो 90 डिग्री आएगा ये नॉर्थ में तो एन लगेगा, इधर है साउथ में तो एस लगेगा, ये दक्षिण ध्रुव ना पॉइंट हो जा रहा है। महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखा है ना, अभी बताया ना, ये विषुवत वृत्त 0 डिग्री, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पे दक्षिण है ना साउथ, और यहाँ पे नॉर्थ ना, के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश और है ना, 1, 2, 3, 4 ये और है ना। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ उत्तर ना, फिर दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ दक्षिण ना। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, और विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण वृत्त ध्रुव वृत्त ना। ये हो गया अर्थ, ये हो गया आपका विषुवत वृत्त, इधर होगा 23.5 डिग्री कर्क रेखा, नीचे हो गया 23.5 डिग्री मकर रेखा, ऊपर हो गया 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव वृत्त, और नीचे हो गया दक्षिणी ध्रुव वृत्त। ये 4 ऐसे हो गए, ये हो यहाँ पे। ये पृथ्वी
के ताप कटिबंध। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। अर्थ हो गया, ऊपर कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा। तो इस वाले एरिया जो है सालों भर सूर्य ताप मिलते रहता है, और ये ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट में साल में एक बार जो ऐसा दिन आता है जो हम एकदम सीधा पड़ता है, मतलब सूर्य की रोशनी ना। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है, क्योंकि तिरछा पड़ जाता है ना। यह अर्थ हुआ, ये हो गया आपका विषुववृत्त, और यहाँ हो गया कर्क रेखा। तो यहाँ तक तो सीधा पड़ जाता है, लेकिन इससे तिरछा हो जाता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं, आप ये एग्जाम्पल से देख सकते हैं ना। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, मीडियम रहता है ना, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। न ठंडा न गर्म, इसीलिए मध्यम ना। ये उसमें थोड़ा गर्म टाइप का रहता है, क्योंकि सूर्य की किरण पड़ेगा तो हल्का सा गर्माहट रहेगी। अब आते हैं उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाता है। मतलब ठंडा रहता है ना, फ्रीजिंग टेम्परेचर रहेगा, बर्फ वाला एरिया ना। देशांतर क्या है? तो देशांतर पढ़ते हैं। अभी तक अक्षांश पढ़ा मैंने, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे ना। देशांतर बेसिकली देखिए, ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींचा हुआ रेखा ना, इसको देशांतर बोलते हैं। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियाँ की आवश्यकता भी होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश यानी 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उनका सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। मान के चलिए यहाँ पे ऐसे 20 डिग्री था, ठीक है, एक जगह यहाँ है और एक जगह यहाँ है तो दोनों 20 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर में, बट कौन कहाँ पे है, ये कैसे लोकेशन पता चलेगा? इसके लिए हमें हेल्प लेना पड़ेगा देशांतर का। ठीक है, रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। ठीक है, यह भी डिग्री में ही मापा जाता है। मान के चलिए इसमें क्या होगा, इसमें ईस्ट और वेस्ट, जबकि अक्षांश में नॉर्थ साउथ कर रहे थे ना। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। यह डिग्री ना, डिग्री को मिनट में और सेकंड में मापा जाता है। यह अर्धवृत्त है। देशांतर क्या है? अर्धवृत्त, क्योंकि आपको ये अर्थ हो गया। अब इसको यहाँ से काटेंगे, इसको पीछे से भी काटेगा ना, तो अर्धवृत्त। इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घट जाती है एवं ध्रुव पर शून्य हो जाती है, क्योंकि सब एक जगह से निकलता है तो शून्य ही हो जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। फिर नीचे जाकर साउथ पोल में जाकर फिर वहाँ टच करेगा, वहाँ सब फिर जीरो हो जाएगा। जहाँ सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिलती है वहाँ नहीं, 0 डिग्री हो जाती है ना। अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तरों की लंबाई समान होती है,
क्योंकि ये हमेशा निकल के यहीं से जाएगा, फिर यहाँ से निकलेगा, इसी जगह से निकलेगा, तो सब समान हो जाता है ना। जबकि अक्षांश केवल वो समांतर होते हैं और बाकी साइज में छोटा होता चला जाता है। इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच यहाँ पर होगा ना, जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यमोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। यहाँ ना मान के चलिए, यहाँ से ब्रिटेन है ना, ग्रीनविच, यहाँ से इधर की ओर पूर्व, इधर पश्चिम। इस यमोत्तर को प्रमुख यमोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। इधर से 10-20 करते करते 180 इसके जस्ट पीछे, इधर से गए, इधर से भी 180 जस्ट इसके पीछे, यानी ये जो 0 डिग्री जा रहा है वो वापस उधर क्या 180 बन जाएगा ना। प्रमुख यमोत्तर तथा 180 डिग्री यमोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। यानी आपका यह अर्थ हो गया, इसको बीच से काटेंगे तो आपका 2 टुकड़ा बनेगा ना, यानी एक इस तरह से बनेगा, एक टुकड़ा इधर हो गया, एक टुकड़ा इधर हो गया, आधा आधा कट गया। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर प का उपयोग किया जाता है ना। पूर्व के लिए इंग्लिश में ई और पश्चिम के लिए वेस्ट डब्लू ना, इसका यूज किया जाता है। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यमोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है, यानी जो इधर गया वापस जो इधर आया वो एक ही रेखा है। इसके लिए भी 180 हो जा रहा है, इसके लिए भी 180 हो जा रहा है। अब ग्लोब पर अक्षांश समानांतर रेखाओं एवं देशांतरीय यमोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखें। ये नहीं, ये ऐसे ऐसे जो बना, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे जो बन रहा है, ये ग्रिड कहलाता है ना। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ठीक है, अब इस उस बिंदु को देखें जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। यह बिंदु धुबरी को सही स्थिति होगा। मान के चलिए यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे कोई है, मान के चलिए 60 डिग्री पूर्वी देशांतर है, लेकिन अक्षांश क्या हो जाएगा, और मान के चलिए इसको अक्षांश हम दे देते हैं 45, तो क्या कहेंगे ये, तो ऐसे स्थिति को क्या बोलेंगे, तो 45 डिग्री नॉर्थ ना, और देशांतर क्या हो जाएगा 60 डिग्री पूरब। अभी इस चित्र को देखना होगा, उसमें इसका एग्जांपल दिया हुआ है। और ये है, यहाँ से ग्रीनविच ना इंग्लैंड से जा रही है, इसको प्रधान यमोत्तर बोलते हैं, यानी 0 डिग्री। इसको सीधा ही जस्ट पीछे यहाँ पे 180 डिग्री जा रहा है, इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ना कहते हैं, जो 180 डिग्री है। देशांतर और समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान
सूर्य के द्वारा बनाने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। मान के चलिए ये अर्थ है, ये आप हैं, तो यहाँ सूर्योदय हुआ तो सनलाइट हमेशा इधर थोड़ा लंबा परछाई पड़ेगा। अगर सनसेट हो रहा है तो इधर लंबा, अगर सूर्य यहाँ है तो यहाँ पे कभी कभी अगर सीधे ऊपर है तो जी आपका परछाई गायब हो जाएगा, न के बराबर दिखेगा। ग्रीनिच पर स्थित यह प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होंगे। मान के चलिए ग्रीनविच यहाँ है, तो यहाँ पर अगर यहाँ है, अगर यहाँ पर अगर सूरज सीधा चमक रहा है तो सभी जगह चमकेगा सीधा ना, क्योंकि सनलाइट तो आ रहा है ना एक ही जगह से ना, तो सबके लिए बराबर मिलेगा। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी कैसे चक्कर लगाती है? पश्चिम से पूर्व की ओर, इस तरह से ना। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा। मान के चलिए अगर ये पूर्व में है, इधर की ओर है, ईस्ट की ओर, पहले ही, क्योंकि सूर्योदय तो इधर से होता है, पूर्व से होता है, तो इधर मान के चलिए अगर 9 बज रहा है तो इधर और पहले आएगा तो और पहले होगा ना। अगर मान के चलिए इधर 9 सुबह का 9 बज रहा था, इधर सुबह का 4 बज सकता है, 5 बज सकता है, 8 बज सकता है, इस तरह से ना। और इधर रात का सुबह का 10 11 इस तरह से बढ़ता चलेगा ना। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। 24 मिनट में 360, 1 घंटे में 15, तो 4 मिनट में कितना हो जाएगा? 1 डिग्री ना। ऐसे इसका ये याद रखिएगा, ये बहुत काम की चीज़ है। जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगा। मान के चलिए ये है, यहाँ आपका 0 डिग्री है, तो यहाँ 180 डिग्री। अगर यहाँ पर सीधा रोशनी मिल रहा है तो यहाँ पे तो अंधेरा होगा ना। अगर यहाँ ठीक दोपहर का 12 बज रहा है तो यहाँ ठीक मध्य रात्रि का 12 बज रहा होगा। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। किसी भी स्थान पर दोपहर का सबसे न्यूनतम परछाई बनेगा तो समझ लीजिएगा वो दोपहर का 12 है। इस प्रकार घड़ी द्वारा दिखाए गए समय उस स्थान का स्थानीय मान होगा। हम मानक समय क्यों मानते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि समय के निर्धारण के लिए ना अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय मान में लगभग 1.25 घंटा का अंतर है ना, 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। तो ये ये है ना, मिडिल से क्रॉस कर रहा है ना, 82.5 डिग्री पूर्व ना। तो ये कहाँ से? इलाहाबाद के प्रयागराज ना, यानी इलाहाबाद जो है प्रयागराज है ना, मिर्ज़ापुर से कहीं नैनी पे लिखा रहेगा ना, वहाँ से क्रॉस करती है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यामोत्तर माना जाता है। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ना। कितना? 82.5 डिग्री पूर्व को भारत का मानक यामोत्तर माना जाता है। कहाँ से गुजरती है? ये उत्तर प्रदेश के जो इलाहाबाद है, यानी अभी प्रयाग जिसको कहते हैं प्रयागराज, वहाँ से ना, वहीं के क्या बगल है, मिर्ज़ापुर, नैनी, ये सब जगह है जो ये मानक समय गुजरती है ना। भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST।
इस तरह ये एक्सरसाइज खत्म हुआ। अब थोड़ा देख लेते हैं। प्रमुख यमोत्तर मान 0 डिग्री ब्रिटेन से क्रॉस करती है ना। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? ध्रुव के नज़दीक। देशांतरों की कुल संख्या है, देशांतरों की कुल संख्या यहाँ पे ये गलत किया हुआ, 360 होगी ना, 360 होगी, क्योंकि 180 + 180 360। दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है दक्षिणी गोलार्ध में। अगर उत्तर का चीज रहेगा तो उत्तरी गोलार्ध में। ग्रिड किसका जाल है? अक्षांशों यानी समानांतर रेखाओं एवं देशांतरीय यमोत्तर का ऐसे ऐसे, ये ग्रिड कहलाएगा। ये जो भाग है ग्रिड है सब। ठीक है, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अब चैप्टर नंबर 3 में। तब तक के लिए नमस्कार।